साथियों, आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। हमारा पार्ट 1 अपलोड हो चुका था, जिसमें हमने कल 50 क्वेश्चन बताए थे आपको। डेली आपको 50 क्वेश्चन इस प्रकार से मैं आपको दे रहा हूं, और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो, सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि ये जो 55 नंबर का पोर्शन है आपका न्यूट्रिशन और हेल्थ का, उसमें मैं आपकी 45 से 50 नंबर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको सभी टॉपिक की तैयारी करवाने वाला हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ये एमपी बहुत ज्यादा खास एमसीक्यू, बहुत ज्यादा खास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको मिलते रहे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, कमर से नितंब का अनुपात खालिस्तान का संकेतक है। कमर से नितंब की बात कर रहा है वो, ठीक है ना। तो ये किसका संकेतक है? तो ये जो है मोटापा दर्शाता है, ठीक है ना। क्या दर्शाता है? मोटापा दर्शाता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, मोटापा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दस्त व संबंधित रोग, खसरा और श्वसन एवं अन्य संक्रमण के परिणामतः खालिस्तान होता है, ठीक है ना। दस्त से संबंधित रोग या खसरा और श्वसन से जो रोग होते हैं, वो अन्य संक्रमण जो होते हैं किसके परिणाम स्वरूप होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन, ठीक है ना। जब आपके पास प्रोटीन की कमी होती है, तब आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसको अपन बोलते हैं NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का उद्देश्य क्या है? ठीक है ना। तो NRHM का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण जनसंख्या को किफायती स्वास्थ्य देखभाल और विशेष रूप से असुरक्षित समूह को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं। ये सभी जो है इसके उद्देश्य माने गए हैं। यानी कुल मिला के अगर आप एक लाइन में कहना चाहें, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य जो है वो ग्रामीण की जनसंख्या की स्वास्थ्य, जनसंख्या में गुणवत्ता लाना और इनका देखभाल करना इनका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है इन्फ्लुएंजा की रोगवर्धन अवधि, जिसको अपन बोलते हैं इक्वेशन पीरियड, क्या होती है? तो इन्फ्लुएंजा की जो है इक्वेशन पीरियड जो होती है वो लगभग 1 से 7 दिन तक होती है, ठीक है ना। तो इन्फ्लुएंजा का अगर बोले क्वेश्चन बनता है इन्फ्लुएंजा का कि इसका इक्वेशन पीरियड कितना होता है, तो इसका होता है आंसर 1 से 7 दिन का इसका पीरियड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। यदि खालिस्तान तो स्तनपान नहीं कराते, कौन स्तनपान नहीं कराते हैं? ठीक है ना, स्तनपान किसको नहीं कराना चाहिए, क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास, माता किसी दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हो, यानी कि माता को कोई लंबे समय से कोई बीमारी हो, ठीक है। स्तनपान के दौरान माता पुनः गर्भवती हो जाए, अगर मान लो छोटा बच्चा शिशु जो है वो छोटा है और माता फिर से पुनः गर्भवती हो जाती है, और माँ का दूध पूरी तरह से रुक चुका हो या बच्चे के लिए अपर्याप्त हो, ठीक है ना। बहुत बार जो होता है गठाने बन जाती हैं, तो ऐसे समय में भी स्तनपान नहीं कराना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना। तीनों आंसर सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले हम आज की हमारी जो बुक है, जो आपको बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाले, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कमेंट आ रहा था, सर हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, प्रीवियस ईयर के सेट पेपर कहाँ मिल जाएंगे, ये सारी चीजें। तो चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी शानदार बुक बताने वाला हूं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। ये मध्य प्रदेश पर्यवेक्षक महिला सुपरवाइजर के लिए स्पेशल निकाली है। 2025 बस पूरा कंप्लीट करवाई। कैसे कंप्लीट करवाएगी? देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा 2017, 28 मार्च 2017, यानी कि 28 मार्च का जो पेपर है, हल प्रश्न पत्र, ये भी इसमें बताया गया है। और इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं, देखिए आपको 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर सारे 200 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट करवाए गए हैं। ये आपको पूरा पेपर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये 200 क्वेश्चन तक पूरे अपने को देखने मिले, सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज। फिर पूरी आंसर की देखने को मिलेगी। आंसर की के बाद सबसे अच्छी बात यह है कि उत्तर व्याख्या सहित आंसर की है। उसके बाद हर क्वेश्चन को समझाया भी गया है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है, तो इसका आंसर ऐसा क्यों है। चाहे वो जीके का हो, साइंस का हो, चाहे
पोषण का हो, महिला गर्भवती का हो, बच्चों का देखभाल हो, टीकाकरण हो, कोई भी टॉपिक हो, यहाँ पर ये समझाया गया है। इसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो यूनिट वाइज, ठीक है, जो यूनिट वाइज दिया हुआ है, इकाई पहला पोषण एवं स्वास्थ्य, और इस प्रकार से आपको पूरा डिटेल्स में देखने को मिलेगी, संतुलित आहार, उसके बाद ये पूरी जानकारी। तो यहाँ से आपको पेपर भी मिल जाएंगे और यहाँ से आपको पूरा यूनिट वाइज आपको याद करने के लिए, पढ़ने के लिए नोट्स वगैरह भी सब कुछ मिल जाएंगे। बेस्ट रहने वाली, कहाँ मिलने वाली ये बुक्स? तो आपको ये अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर हमारी वेबसाइट पर आप जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां पर आप जाकर के या नजदीकी दुकानदार से आप चक्षु पब्लिकेशन नाम से आप ये बुक को ले सकते हैं। 6 देखते हैं, वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर को जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है वह क्या है? ठीक है ना? हमारे शरीर में देखते हैं हम, जैसे कि दिन भर कोई काम करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या फिर जो भी काम करते हैं, तो उसमें हमारी बहुत सारी सेल्स जो है नष्ट हो जाती हैं। तो उनकी मरम्मत करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन हमारा ये है। तो हमें आवश्यकता होती है प्रोटीन। किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संदर्भ में पुरुष एवं महिला का आदर्श शरीर भार क्रमशः है। ठीक है ना? यानी कि हमारा जो मैनेजमेंट है, इंडियन मैनेजमेंट जो है, तो इंडियन मैनेजमेंट के हिसाब से पुरुष और महिला का शरीर का भार कितना होना चाहिए आदर्श? ठीक है ना? आदर्श का मतलब होता है कि सभी के लिए इतना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है 60 किलोग्राम एवं 55 किलोग्राम। पुरुषों का वजन 60 किलोग्राम होना चाहिए और महिलाओं का वजन 55 किलोग्राम होना चाहिए। हालांकि कल हमने देखा था बीएमआई, ठीक है, जिसको हम बॉडी मैनेजमेंट बोलते हैं, कि जो हमारा हाइट के ऊपर, हाइट के हिसाब से वेट मेंटेन होता है। अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आपका वजन 60 की जगह 65 किलोग्राम भी हो सकता है। अगर हाइट, आपकी हाइट कम है तो आपका वजन 60 की जगह 55 किलोग्राम भी हो सकता है। ठीक है ना? बाकी हाइट से ज्यादा वजन होता है तो मोटापा, और हाइट से कम जब वजन होता है तो उसको हम बोल सकते हैं या कमजोर या फिर जो भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र कितना होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र जो होता है वो होता है 80 से 120 दिन होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र कितना होता है? 80 से 120 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मातृ मृत्यु दर को खालिस्तान के रूप में व्यक्त किया जाता है। जो मातृ मृत्यु दर है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान या गर्भावस्था के दौरान या फिर बच्चे को जन्म देने के समय महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, उसके बारे में बात हो रही है कि गर्भवती महिला मृत्यु दर की संख्या कितनी है। तो आंसर है हमारा प्रति 1 लाख गर्भ अवस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की संख्या। ठीक है ना? 1 लाख गर्भवती महिलाओं में जितनी मृत्यु होगी उसमें हम निकालते हैं और उसको हम बोलते हैं कि मातृ मृत्यु दर। ठीक है ना? इसका रेशो जो होता है अलग अलग होता है। जैसे कि हम लिंगानुपात देखते हैं तो 1000 पे निकालते हैं कि 1000 पुरुषों पे 961 महिलाएं हैं, तो ये लिंगानुपात है, और गर्भावस्था का है 1 लाख पे। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट जो है कुल कैलोरी कितना प्रतिशत होना चाहिए? 60 से 70% होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमने कल देखा था कि कार्बोहाइड्रेट ही हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 60 से 70% होना आवश्यक है हमारे भोजन में। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जाती है? जो हमारी सामान्य गर्भावस्था होती है उसके दौरान कौन कौन सी जांच की जाती है? तो सारी जांच की जाती है जो दिख रही सारी। ठीक है? कौन कौन सी? एड्स, हेपेटाइटिस बी, डाउन सिंड्रोम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। गर्भावस्था के दौरान एड्स की जांच भी होती है, हेपेटाइटिस बी भी होता है, डाउन सिंड्रोम की जांच भी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा कितनी है? कल भी क्वेश्चन हमने बताया था, इससे संबंधित बताया था, क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक ही है हेल्थ और न्यूट्रिशन, तो लगभग इसी पे क्वेश्चन बनने वाले हैं।
तो हमारा क्वेश्चन है कि आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 27.2 ग्राम। कितना होना चाहिए? 27.2 ग्राम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, डेंगू बुखार के दौरान मानव शरीर में क्या घट जाता है? डेंगू बुखार जो होता है तब उसमें क्या घट जाता है? तो स्वाभाविक बात है उसमें प्लेटलेट्स घट जाती हैं। क्या घट जाती हैं? प्लेटलेट्स, ठीक है ना। कभी कभी होता है प्लेटलेट्स घट के 50,000 तक हो जाती हैं, और कभी कभी होता है जब ज्यादा नाजुक कंडीशन होती है प्लेटलेट्स घट के 10,000 तक हो जाती है, और ये 10,000 होने पे आपको फिर प्लेटलेट्स अलग से चढ़ाई जाती हैं, ठीक है ना। इनमें से कौन एक जीवाणु रोग नहीं है? कौन सा जो है वो जीवाणुजन्य रोग नहीं है, यानी जीवाणु से नहीं होता है? ऑप्शन है डिप्थीरिया, एड्स, काली खांसी और हैजा। तो एड्स जो है वो जीवाणु से नहीं होता है। एड्स जो है वो यौन संबंध से या ब्लड से या फिर जो ब्लड होता है उससे होता है। ब्लड है, ब्लड है, इन सब चीजों से होता है, जीवाणु से नहीं होता। बाकी ये याद रखना है आपको कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। तो जीवाणु से डिप्थीरिया होता है, काली खांसी होती है और हैजा होता है। ध्यान रखने वाली चीज है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधित रक्तअल्पता रोग निरोध कार्यक्रम वर्ष कब आरंभ किया गया था? यानी भारत सरकार ने पोषण संबंधित जो है वो रक्त अल्पता रोग निरोध कार्यक्रम जो है कब स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया था 1970 में। जो ब्लड वगैरह की कमी हो जाती है उससे संबंधित है ये। नेक्स्ट देखेंगे, कई महिलाओं को थोड़ी उबकाई या उल्टी या मॉर्निंग सिकनेस होती है जो विशेष रूप से खालिस्तान के दौरान होती है। तो जो उल्टियां वगैरह होती है आपको पता ही है, जो स्टार्टिंग में होती है गर्भावस्था के दौरान होती है। तो ये जो होती है गर्भावस्था के पहले से तीसरे महीने के दौरान होती है, ठीक है ना। उबकाई आना, उल्टी आना, मॉर्निंग सिकनेस होना जो है वो गर्भावस्था के पहले से तीसरे महीने के दौरान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आईसीएमआर 2010 के अनुसार 1 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी कितनी है? जो 1 से 3 साल का जो बच्चा होता है उसको प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए होती है? तो उसको 1060 कैलोरी, कितनी? 1060 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, ट्यूबरक्लोसिस टीबी एक संक्रामक रोग है जो किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा जो होता है टीबी होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, नवजात शिशुओं की रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है। तो नवजात शिशु में क्या रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटनेस। डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटनेस के रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है वो दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, गर्भवती महिलाओं के आहार में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? ठीक है, गर्भवती महिला के आहार में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो अल्कोहल और धूम्रपान को शामिल नहीं किया जा सकता। इसमें अल्कोहल और धूम्रपान को इसमें शामिल नहीं किया जाता। जैसे कि मैंने बताया था कल के वीडियो में, पार्ट में बताया था कि गर्भवती महिलाओं को कभी भी गलती से भी अल्कोहल जैसे अन्य पदार्थ जो है वो नहीं लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, निम्नलिखित प्रयोजन से स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा 5 भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। तो जो कौन कौन से ऐसे 5 भोजन है जो जिसका उपयोग हमें करना चाहिए? तो ऑप्शन है पोषण संबंधित परामर्श का साधन, भोज्य पदार्थों की लेबलिंग एवं निगरानी तत्व, रोगी की उपचारात्मकता, आहार समझना, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी, यानी तीनों जो है वो सही। क्वेश्चन नंबर 23 देखने वाले हैं, इनमें से कौन सा एक आवश्यक अमीनो अम्ल है? कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है? ऑप्शन सही हमारा जो रहने वाला है वो है लाइसिन। लाइसिन जो है वो एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, लाइनिन, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24 है, खसरे के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? खसरा, खसरा जो एक बीमारी होती है जिसको हम खांसी भी बोलते हैं। तो खसरा जो है, खसरे के कारण जो है वो कौन है? विषाणु, वायरस, ठीक है। वायरस के कारण जो है खसरा होता है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा विटामिन शरीर से संश्लेषित हो सकता है?
यानी कि कौन सा विटामिन जो है वो हमारी बॉडी जो है वो खुद बना सकती है या बनाती है, तो वो है विटामिन डी। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि हमने सुना है कि विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से मिलता है, तो ऐसा नहीं है। सूर्य की किरणें जो है वो हमारे शरीर पे पड़ती हैं और हमारे शरीर में उन सेलों को एक्टिवेट करती हैं जो विटामिन डी बनाती हैं। तो ये नहीं है कि विटामिन डी सूर्य की किरणों से मिलता है, सूर्य की किरणें हमारे शरीर में आती हैं और उन सेल को एक्टिवेट करती हैं जो सेल विटामिन डी का निर्माण करती है, ठीक है ना? तो विटामिन डी जो है हमारा शरीर खुद बनाता है, ठीक है ना? उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ रहे होंगे, सही समझ में आ रहे होंगे, ठीक है? आज हम यहीं पे क्वेश्चन रोकने वाले हैं, 25 पर रोकने वाले हैं, क्योंकि वीडियो जो है बड़ा हो जाता है और कल कमेंट आ रहे थे सर वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो हर वीडियो में मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन करवाऊँगा और लगभग इसके 10 से 20 पार्ट जो है मैं आपको अपलोड करूँगा। यहाँ से आपको 1000 क्वेश्चन जो है वो करवाना है। 1000 क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाएँगे, तो ये मान के चलिए कि पोषण और स्वास्थ्य जो है वो आपके क्वेश्चन जो है वो लगभग निपट जाएँगे 1000 में, ठीक है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको पार्ट 3 जो है वो मिल जाए। वीडियो जो है वो अभी 1 दिन में 1 अपलोड किया जा रहा है। सुबह 8 बजे जो है डेली अपलोड किया जाता है। इसकी पीडीएफ वगैरह के लिए व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। दोनों की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहां से आप जुड़ सकते हैं। कुछ दिन के बाद मैं 2 वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा, एक सुबह 8 बजे एएम में और एक जो है वो रात को 8 बजे पीएम में। 2 वीडियो आपको मिलने वाले हैं जिसमें एक पोषण और स्वास्थ्य रहेगा और एक जीके या अन्य सब्जेक्ट संबंधित रहेगा। क्या आपको चाहिए कमेंट जरूर करें। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आपको मैं जरूर उपलब्ध कराऊंगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम।